स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वन डे एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे संस्कृत शिक्षण विधियां। इसका पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आपको आई बटन में दिख रहा होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर देखिएगा। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट या सेकेंड पेपर लैंग्वेज फर्स्ट या सेकेंड आपने संस्कृत स्वीकार किया है तो सारे वीडियोस आपको देखने, साथ ही साथ संस्कृत पेडागोजी की जो क्लासेज होती हैं उसके वीडियोस के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा लगभग 15 से 20 नंबर आते हैं पेडागोजी बेस्ड, तो उसको आपको देखना है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। साथ ही साथ अगर आपको और बेहतरीन कोर्सेज देखने हैं संस्कृत के ही तो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में आपने वाद विवाद विधि, प्रश्नोत्तर विधि और ये सारी विधियां आपने पढ़ ली थी। पारायण विधि अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अब स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नवीन विधि, ठीक है। तो इसको आप देख सकते हैं चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी। बात करते हैं नवीन विधि की। तो नवीन विधि क्या है? नवीन विधियों का महत्व वर्तमान समय में बहुत है। जैसे कि नाम से ही आप समझ पाते होंगे, नवीन मतलब नया। तो वर्तमान समय में इस विधि का महत्व बहुत है क्योंकि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के बाद संस्कृत शिक्षण का प्रयोग नवीन पद्धति में सहायक है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी विधियां आएंगी? नवीन विधि के अंतर्गत आपका आ जाएगा पाठ्यपुस्तक विधि, प्रत्यक्ष विधि, विश्लेषणात्मक विधि और व्याख्या विधि, ठीक है। व्याकरण विधि, हर्बाटी पंचपदी विधि, ये सब नवीन विधि के अंतर्गत आएंगी। साथ ही साथ मूल्यांकन विधि भी इसी का हिस्सा है। अब पहली विधि की इसके अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे जो कि है पाठ्यपुस्तक विधि। प्रश्न यहाँ पे पूछा जा सकता है इस विधि के समर्थक कौन थे? तो डॉक्टर वेस्ट महोदय पाठ्यपुस्तक विधि के समर्थक भारत में थे। इस विधि में कक्षा स्तरानुगणम का वर्गीकरण प्रमुख माना गया है तथा कक्षा स्तर का वर्गीकरण वातावरण के आधार पर होता है। इस विधि के अंतर्गत आदर्श वाचन, अनुवाचन, पाठ प्रवर्धन आदि को अंगीकृत करके मौन पाठ किया जाता है। पाठ्यपुस्तक विधि की विशेषता क्या है कि इसमें मौन पाठ किया जाता है, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। और इस विधि के समर्थक भारत में कौन थे? डॉक्टर वेस्ट महोदय थे। वर्गीकरण का प्रमुख आधार किसे माना गया है? तो स्तर का वर्गीकरण वातावरण के आधार पर होता है, कक्षा स्तर के हिसाब से वर्गीकरण होता है। तो यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं इस पॉइंट से। प्रत्यक्ष विधि की बात करते हैं तो ये अत्यंत सुगम विधि है। इस विधि को कई नामों से पुकारा जाता है। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है निर्बाध विधि का दूसरा नाम क्या है? मातृविधि विधि का दूसरा नाम क्या है? सुगम पद्धति। तो किसके नाम है? प्रत्यक्ष विधि के। इस समय अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए इसका प्रयोग दिखाई देता है। अब तीसरे पॉइंट की बात करेंगे। यहाँ पे तीसरी विधि जो है नवीन विधि के अंतर्गत वो है आपकी विश्लेषणात्मक विधि। यह विधि संस्कृत शिक्षण में विशेषतः व्याकरण कथा पाठ के लिए उपयोगी है। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा कि व्याकरण कथा पाठ के लिए कौन सी विधि सबसे ज्यादा उपयोगी मानी जाती है? तो अगर आपको ऑप्शन में मिलता है विश्लेषणात्मक विधि तो आप इसी को टिक करेंगे। और ये विधि पूर्ण रूप से अंश की ओर, देखिए यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन आप समझ सकते हैं क्या दिया होगा? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, ही सारे ऑप्शन दिए होंगे आपको। अगर ऑप्शन में मिलता है पूर्ण से अंश की ओर तो इस सूत्र का अनुसरण करती है कौन सी विधि? विश्लेषणात्मक विधि। और इस विधि के अंतर्गत शिक्षण कार्य के पूर्व में ही संपूर्ण पाठ के अंश को छात्रों के प्रति संबोधित करता है। इस क्रम में पुनः शिक्षक उस संपूर्ण अंश के किसी एक अंश को लेकर उस अंश का विश्लेषण करता है, जैसे विभिन्न पदों के विच्छेद को करके समास विग्रह को करके शिक्षण विश्लेषण प्रक्रिया का अनुभव करता है। समास विग्रह करके क्या है? स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया जाता है उसमें। तो पूर्ण से अंश की ओर। आगे बात करते हैं व्याख्या विधि। प्राचीन काल में यह विधि व्यवहार में थी, इसलिए इस समय भी व्याख्या का प्रयोग किया जाता है। व्याख्या विधि का प्रयोग आप लोग करते हैं, टीचर्स बनेंगे, टीचर बन जाएंगे उसके बाद भी करेंगे। होता क्या है इसमें? कठिन शब्दों, नए विचारों का अर्थ एवं स्पष्टीकरण इस विधि में उपयोगी। जो कठिन शब्द होते हैं उसका एक्सप्लेनेशन दिया जाता है टीचर के द्वारा। व्याकरण विधि में क्या है? व्याकरण भाषा की आत्मा है। वेदांगों में व्याकरण की प्रधानता विद्यमान है और व्याकरण वेद पुरुष का मुख है, इसीलिए कहा गया है मुखम व्याकरणम। अनेक विधियों द्वारा बालक धातु रूप और शब्द रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पे 5वां पॉइंट है हर्बाटी पंचपदी प्रणाली। तो इसमें क्या है? प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक हर्बर्ट महोदय के सिद्धांत के आधार पर उनके शिष्यों के द्वारा यह शास्त्रीय शिक्षण विधि प्रस्तुत की गई। इसके सोपान पूछ लेता है, सोपानों की संख्या कितनी है? तो 5 सोपान है। पहला आ जाता है प्रस्तावना, विषयोपस्थानम, तुलना, सामान्यीकरण और प्रयोग। ये आपको याद होने चाहिए, कभी कभी पूछ सकता है ये। वैसे आपको ये जानना है कि पंचपदी मतलब 5 ही होगा, ये तो आप शब्द से ही पहचान जाएंगे।
आगे बात करते हैं मूल्यांकन विधि। तो यह हर्बर्ट पंचपदी का विकसित रूप से इस विधि के द्वारा कक्षा के आधार पर क्रियाकलापों का संयोजन करके मूल्यांकन किया जाता है। व्यवहार में इस विधि के अंतर्गत 3 परिवर्तन होते हैं। किस प्रकार के परिवर्तन? संज्ञानात्मक परिवर्तन, भावात्मक परिवर्तन और क्रियात्मक परिवर्तन। तो ये कुछ प्रमुख परिवर्तन होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे नवीनतम उपागम की। तो जब विश्व के अन्य देशों में लोग सांकेतिक भाषा पर कार्य कर रहे थे तब भारत में संस्कृत भाषा में ब्रह्मा ज्ञान का प्रसार किया जा रहा था। नवीनतम उपागम के अंतर्गत निम्नलिखित कौन कौन से उपागम आते हैं जान लीजिएगा यहाँ पे। सूक्ष्म शिक्षण, आगमन उपागम, समस्या समाधान उपागम, प्रयोजन कार्य, दल शिक्षण, पर्यवेक्षण अध्ययन। ये सब आपने बीएड बीटीसी में किया होगा, वही है, कुछ नया नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अभिक्रमित अधिगम उपागम, संप्रेषण आधारित उपागम, संगणक आधारित यानी कंप्यूटर आधारित। ये कुछ प्रमुख उपागम है। सूक्ष्म शिक्षण में आप सभी को पता होगा, माइक्रो टीचिंग करते हैं। आगमन उपागम में जान लीजिए क्या है। आगमन उपागम शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक। देखिए नया प्रश्न आपको मिल गया यहाँ पे, हिल्दा तबा। आगमन उपागम के प्रवर्तक कौन है शिक्षण प्रतिमान के? तो हिल्दा तबा है। सेंट्रल कोस्टा विद्यालय में किए गए प्रयोगों के नाम के आधार पर इनका विकास किया। अगला पॉइंट है यहाँ पे समस्या समाधान उपागम। तो इसमें क्या होता है? समस्या समाधान उपागम व्यवहार में अनेक मनोवैज्ञानिकों की प्रतिक्रिया शामिल है। छात्रों के समक्ष सामाजिक परिस्थितियों को उत्पन्न किया जाता है और इनके समाधान भी बताए जाते हैं। आध्यात्मिक संवाद में सुकरात भी इसका प्रयोग किए थे। समस्या समाधान सार्थक ज्ञान को प्रदर्शित करता है। किस प्रकार के ज्ञान को? सार्थक, जिसका कोई मतलब निकले। प्रयोजन कार्य क्या है? तो प्रयोजन कार्य के द्वारा छात्रों के समक्ष कुछ समस्याओं को प्रस्तुतिकरण किया जाता है तथा छात्रों को स्वतंत्रता दी जाती है कि जिसके समाधान के लिए छात्र तथ्यों को एकत्रित करते हैं। अब दल शिक्षण, टोली बना करके ग्रुप स्टडी कह सकते हैं यहाँ पे, सॉरी ग्रुप स्टडी तो आपका समूह हो जाएगा। यहाँ पे दल शिक्षण की बात की जा रही है। तो शैक्षिक संगठन का एक रूप दल शिक्षण है। इस शिक्षण में कक्षा में एक अध्यापन के स्थान पर विभिन्न विषयों के विषय विशेषण युक्त अध्यापक सहायता करते हैं। वे सभी मिलकर एक प्रभाव रूप में शिक्षण कार्य करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पे पर्यवेक्षण अध्ययन। इसमें क्या होता है? परंपरागत शिक्षण के दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। इतना आप जान लीजिए, मेन पॉइंट हम आपको सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं यहाँ पे। अगला है संगणक आधारित प्रशिक्षण। इसमें क्या होता है? कंप्यूटर भाषा प्रयोगशाला की एक नई उपलब्धि है। कंप्यूटर का प्रयोग अनेक क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है। और माना गया है, विभिन्न शोधकार्यों ने यह सिद्ध किया कि कंप्यूटर की सर्वोत्तम उपयुक्त भाषा संस्कृत है। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। एक बार अभी हाल ही में 2018 में कंप्यूटर आधारित एक प्रश्न आया है। संप्रेषण आधारित शिक्षण, इसमें क्या है? भाषा में संभाषण कौशल की योग्यता संप्रेषण आधारित शिक्षण के क्रिया द्वारा संपादित होती है। और संस्कृत शिक्षण की संप्रेषण विधि उपयुक्त एवं सटीक विधि है। आगे है अभिक्रमित अधिगम उपागम। इसमें क्या होता है? शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक छात्र के बीच अंतः क्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है। संपूर्ण क्रिया के अभाव होने पर शिक्षक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में विफल हो जाता है। इसके दो भी होते हैं, रेखीय अभिक्रम और शाखीय अभिक्रम। आगे है यहाँ पे संत उपागम। तो ये क्या है? आधुनिक युग के भाषा शिक्षण में वर्णों और शब्दों के स्थान पर शिक्षा शास्त्रियों ने वाक्यों को अधिक महत्व दिया है। इस उपागम को संरचनात्मक उपागम, वाक्य घटना उपागम भी कहा जाता है। तो दो प्रश्न आपको यहाँ पे मिल गए। संत उपागम को दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? संरचनात्मक उपागम, वाक्य घटना उपागम इसके अन्य नाम है। तो ये था पार्ट नंबर 3। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा वन डे एग्जाम स्टडी।